नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। 5 राज्यों में आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है कांग्रेस। पार्टी ने बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। बैठक में प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों के शैतानी अभियान के खिलाफ लड़ना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के झूठ को एक्सपोज करना होगा। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पार्टी के लोगों से महंगाई के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर है ये, और आपको बता दें कि 5 राज्यों में आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। बैठक में प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया और यह भी कहा कि दोनों के शैतानी अभियान के खिलाफ लड़ना होगा। और सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी आरएसएस के झूठ को एक्सपोज करना होगा। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ दिल्ली से। अशरफ, सभी राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। एक लिहाज से ये संदेश और राज्य संगठनों को आदेश भी कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। अशरफ। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये बैठक का मकसद ही यही है कि जो राज्य हैं वहां पर जनता के बीच में जाना है। कांग्रेस को हर जिले में, हर जगह अपनी ताकत का एहसास कराना है, जनता के बीच में जाना है और उनके मुद्दों को उठाना है। जो केंद्र सरकार है या जो भाजपा की सरकारें हैं, जहां जहां भी, वहां पर उनके जो झूठ का मायाजाल है उसको खत्म करना है, उसको तोड़ना है और जनता के बीच में जाके उसकी सच्चाई बतानी है। इस वक्त यहाँ पर करीब 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय बैठक चल रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता इस बैठक में है। जो महासचिव है और जो राज्यों के इंचार्ज है, प्रदेश अध्यक्ष, सब यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो चिंतन किया जा रहा है प्रमुख रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। और एक चीज और भी बताई जा रही है कि अनुशासनहीनता को कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता है तो संगठन मजबूत नहीं होगा। यही उन्होंने गुरु मंत्र भी अपने जो यहाँ पे सहयोगी है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, और सोनिया गांधी दे रही हैं कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता का कोई भी काम ना करे जिससे संगठन कमजोर हो, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता है तो यानी कहीं ना कहीं संगठन इससे कमजोर हो रहा है। इसके अलावा जो आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी नीतियों पर चर्चा की जा रही है कि कहां पर कैसे जाना है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, 2 मुद्दे इनके कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में साफ कर दिए कि आरएसएस और बीजेपी का जो झूठ का जाल है उसको जनता के बीच में काटना है, यानी उसको जनता के बीच में जाके सच्चाई लोगों के बीच में बतानी है। दूसरा जो महंगाई का मुद्दा है, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, हर वर्ग इससे पिस रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको भी जनता के बीच में रखना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भाजपा की सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनकी नीतियों पर भी चर्चा की जा रही है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले जो विधानसभा चुनाव उनके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण चर्चा है, बैठक है। और अनुशासनहीनता जिसका जिक्र अशरफ कर रहे थे, पंजाब को लेकर भी एक लिहाज से ये संकेत है। दूसरा एक G23 ग्रुप कहा जाता है, उसको लेकर भी हो सकता है कि ये संकेत या संदेश सोनिया गांधी ने दिया हो। शुक्रिया अशरफ आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन यूपी को लेकर 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं। वे यहां कांग्रेस नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर कई बैठकें करेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। सीएम भूपेश बघेल प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। लखनऊ में बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम में पंजाब के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे।
और उधर राजीव किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान 1 नवंबर को होगा। इसके साथ ही सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। भूपेश बघेल सरकार आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार पर अब तक 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। उधर नारायणपुर जिले में अपने गांव को शामिल करने की मांग को लेकर कांकेर से निकले 58 गांव के लोगों की पदयात्रा रायपुर पहुंच चुकी है। नक्सलगढ़ कोलार से चले ग्रामीणों का जत्था राजधानी रायपुर पहुंच चुका है। राजभवन पहुंचकर ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। पदयात्रा में शामिल लोगों से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। जिले के आदिवासी पदयात्रा करके राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। 21 अक्टूबर से ये निकले थे और ये पैदल यात्रा करते हुए आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और नक्सलगढ़ कोलर से ये ग्रामीण चले हैं और अब ये जो है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। इनकी मांगे हैं कि रावाघाट के मंदिर, ये अपनी मांगों को लेकर रावाघाट मंदिर के पास करीबन 45 दिनों तक धरने पर बैठे थे, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी जिम्मेदार इनकी परेशानी सुनने के लिए नहीं पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर वो अब राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगे और इसीलिए वो जो है यहाँ पर पैदल चलते हुए पहुंचे हैं। हम उन ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं? मांगे हमें जिला में सम्मिलित करने के लिए है। जिला में नारायणपुर जिला में सम्मिलित करने के लिए मांग है हमारा। किनसे मिले जा हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। नहीं चलो, बंद करो। बुढ़ा तालाब। हाँ, 58 गांवों को नारायणपुर जिला में शामिल करो। 58 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर ये जो आदिवासी हैं वो यहाँ पर पैदल यात्रा करके निकले हैं और करीबन 49 दिनों तक इन्होंने धरना दिया था, लेकिन इनका कहना है कि सरकार से कोई सुनने के लिए नहीं आया और ऐसे में फिर उन्होंने ये डांडी यात्रा शुरू की है और अब ये राजभवन घेराव करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और दुर्ग से बड़ी खबर, कल से दुर्ग निगम क्षेत्र में पानी सप्लाई ठप रहेगी। 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रह सकती है। वार्ड 30 से वार्ड 36 के लोग इससे सीधे प्रभावित होंगे। प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी और पानी टंकी के दरअसल इंटरकनेक्शन का काम होना है और इसी के चलते 2 दिन तक पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। पाइपलाइन को नई पानी टंकी से जोड़ा जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये महज केवल 2 दिन नहीं बल्कि और ज्यादा ये वक्त हो सकता है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 2 दिन तक 30 से 36 जो वार्ड हैं उनकी पानी की सप्लाई बाधित होने जा रही है। स्थानीय लोग भी अपने स्तर पर कोई तैयारी कर रहे हैं 2 दिनों के लिए? प्रशांत, बताना चाहूंगा कि निगम प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि वे अपनी जरूरतों का पानी जो है पहले से ही भर कर रखें, अन्यथा उन्हें 2 दिनों तक के लिए तकलीफ हो सकती है। तो ये पूरा जो काम चलेगा वो इंटरकनेक्शन का काम चलेगा। वार्ड 30 से लेकर वार्ड 36 के बीच में ये वार्ड जो है वो प्रभावित रहेंगे, क्योंकि उसी दौरान में वहीं की पानी टंकी के लिए काम चलेगा। इस वजह से उनको करीब 24 घंटे का वक्त लग सकता है। इस वजह से यहाँ पर पानी की सप्लाई ठप रह सकती है। कोशिश ये की जा रही है कि काम जल्द से जल्द हो। दुर्ग विधायक अरुण बोरा ने भी ये अपील की है लोगों से कि वे अपना पानी रखें और साथ ही निगम प्रशासन से ये कहा है कि वे जल्द से जल्द अपना काम पूर्ण करवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 दिन का पानी बोला जाता है कि बाधित रहेगा, अक्सर ये देखा गया है कि जो काम में समय लगता है और यही वजह होती है कि समय भी अधिक लगता है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाए। कई बार ऐसे दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन वो खोखले ही साबित होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 2 दिनों तक ये काम चलेगा, उस दौरान निगम प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए किस तरह की पहल करता है, किस तरह से उपाय करता है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोगों को जरूर अपने स्तर पर तैयारियां यहां जरूर करनी होंगी और कुछ पानी अपने लिए स्टोर जरूर कर कम से कम
2 दिनों के लिए रखना होगा। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। हालांकि निगम जरूर दावा कर रहा है कि 2 दिनों तक लगातार पानी पहुंचाया जाएगा लोगों के घरों तक। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नया आदेश जारी किया है। बिना मास्क के स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। रेलवे ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। 16 अप्रैल 2022 तक ये आदेश लागू रहेगा। न्यूज 18 भी आप सभी से ये अपील करता है कि बिना मास्क के यात्रा नहीं करें। स्टेशन पे अगर अब कोई यात्री बिना मास्क के पाए गए तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। रेलवे ने अपने आदेश को फिर से रिवाइज किया है और ये आदेश जो है 16 अप्रैल 2022 तक लागू होगा। हालांकि राजधानी रायपुर का ये के जो रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे जो यात्री हैं वो आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे और धड़ल्ले से जो है वो बिना मास्क के निकल रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है इस आदेश का पालन किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल कोई टीम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पहले जो है यहाँ पर एक टीम मौजूद रहती थी जो इस बात को लेकर देखती थी कि लोग मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। त्योहार का सीजन है और ऐसे में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से भी लोग जो है वो राजधानी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी खतरा बढ़ गया है और दूसरी वेव के समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र से ही जो है वो संक्रमण फैला था। खासतौर पे दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और भिलाई में जो ये संक्रमण दिखाई दिया था। रेलवे ने अपने रायपुर रेलवे स्टेशन पे अब ये आदेश तो जारी कर दिया गया है कि बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। देखना ये होगा कि कब से जो है इसको लेकर सख्ती शुरू की जाती है। आज तो फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं दिखाई दी, लेकिन ये जरूर है कि रेलवे की सख्ती अपनी तरफ है। लेकिन आम लोगों को भी, आम यात्रियों को भी ये समझने की जरूरत है कि अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए और बाकी लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कि मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो है और जो संक्रमण के जो मामले जिस तरह से रायपुर में बढ़ रहे हैं और अन्य राज्यों में बढ़ रहे हैं उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और उधर बालोद जिले के ग्राम पंचायत कोचवाही में पीएम आवास योजना के लाभार्थी युवक की आत्महत्या के मामले में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने मृतक युवक के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की। वहीं युवक की आत्महत्या के बाद मृतक के परिजनों से मिलने विधायक संगीता सिन्हा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंची। विधायक संगीता सिन्हा ने मृतक की मां, छोटे भाई और उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। विधायक ने पीएम आवास योजना में अधूरे बने मकान को तत्काल स्वयं के खर्च पर बनवाने की बात कही। विधायक ने 10,000 रुपए की सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी। विधायक संगीता सिन्हा ने मृतक के छोटे भाई को रोजगार दिलाने की बात भी कही। विधानसभा में अमलीपारा गांव के एक शिव कुमार नेताम का सुसाइड का मामला आया है और आज हमने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर जी, अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सभी लोग हमारे साथ में आए हुए हैं और हमने परिवार से मुलाकात की। उनमें जानकारी मिला कि सुसाइड किए हैं और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो मैं उनके परिवार वाले को संवेदना प्रकट करती हूँ और शिव कुमार नेताम की आत्मा को शांति मिली और उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विधायक जी पक्का मकान बनाए के पूरा जिम्मेदारी दे के गए है और नौकरी वोकरी दे रहूँ करके बोले हैं और सुधार राशि जो कुछ भी देना रही सो मिलेगी। तो अब कैसे लगे थे जिस प्रकार से विधायक की तरफ से मदद के हाथ बढ़े हैं, तो अब कैसे लगे थे, पूरे परिवार लगे कैसे लगे थे? अब थोड़ा ठीक लगा था। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद खबर महासमुंद से है, जहां खाद्य विभाग ने छापा मारा है। खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी की। फूड सेफ्टी की मोबाइल लैब में जांच हो रही है। मिठाई दुकानों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। 35 से अधिक दुकानों से सैंपल भी लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां खाद्य विभाग ने छापेमारी की और खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापा मारा है। फूड सेफ्टी की मोबाइल लैब में जांच भी हो रही है। मिठाई दुकानों में औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है खाद्य पदार्थों का।
और बताया जा रहा है कि 35 से अधिक दुकानों से सैंपल भी लिया है खाद्य विभाग ने छापेमारी के बाद। मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोहर, खाद्य विभाग की छापेमारी जारी, कुछ अभी तक गड़बड़ मिला खाद्य विभाग को? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि दीपावली का पर्व है और ऐसे में मिठाइयों की बिक्री काफी तादाद में होती है। इसी को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जो है अलर्ट पर है। आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जो मोबाइल लैब है वो महासमुंद पहुंची हुई है और मोबाइल लैब के माध्यम से शहर के जो 35 से अधिक दुकानों पर रैंडम जो चेकिंग होता है, जो सैंपल लिए जाते हैं मिठाइयों के, जो खाद्य हैं, जो पेय पदार्थ हैं, उनका टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक 35 से अधिक दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी आज पूरे जिले भर में ये कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि अभी जो खाद्य विभाग के अधिकारियों से जो चर्चा हुई है उसके माध्यम से अभी रैंडम चेकिंग की जा रही है और मिठाइयों के कलर्स हैं, मिठाइयों की जो गुणवत्ता है वो जांच की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई दोषपूर्ण बात सामने नहीं आई है। देखना ये होगा कि मिलावट को लेकर जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, क्या ये सख्ती आगे भी जारी रहेगी या फिर खाद्य विभाग के अधिकारी जो चेकिंग कर रहे हैं उसके बाद दीपावली के आते आते ये कहीं सुस्त न पड़ जाए। जी शुक्रिया मनोहर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी कलाकारों का स्वागत किया गया। कल नाइजीरिया के कलाकार रायपुर पहुंचे थे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साथ ही विदेशों के भी आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आदिवासी महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार पहुंचने लगे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। साइंस कॉलेज के इसी मैदान में 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और लगातार जो है अलग अलग देशों से जो कलाकार हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नाइजीरिया के साथ ही अगर हम बात करें तो श्रीलंका के भी जो कलाकार हैं वो यहाँ पर रायपुर पहुंच चुके हैं और साइंस कॉलेज मैदान में यहाँ पर ये स्थल है, यहाँ पर ये पूरा भव्य आयोजन किया जाएगा और 7 देशों के नर्तक दलों सहित जो 27 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके 59 जो आदिवासी नर्तक दल जो है वो यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति देंगे। आदिवासी नर्तक दलों के भव्य मार्च पास्ट के साथ इसका शुभारंभ होगा और करीबन। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20।